एक दिन जब दुनिया बिल्कुल सामान्य लग रही थी, एक साधारण सी लड़की स्कूल से घर लौटी। उसका नाम था सोफी अमनसेन। घर पहुंचते ही उसने मेल बॉक्स खोला और वहीं से उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। अंदर कोई लंबा खत नहीं था, कोई पता नहीं, कोई नाम नहीं, सिर्फ एक सवाल, हु आर यू? सोफी ठिठक गई। ये सवाल अजीब नहीं था, ये डराने वाला था। क्योंकि ये सवाल हम सभी जानते हैं, लेकिन पूछने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं। कुछ देर बाद उसे दूसरा कार्ड मिला। वेयर डज द वर्ल्ड कम फ्रॉम? अब सोफी समझ गई, ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई होमवर्क नहीं है, ये शुरुआत थी एक ऐसे सफर की जो उसे किताबों से नहीं बल्कि सोच से गुजरना सिखाने वाला था। सोफी अभी सिर्फ 14 साल की थी, लेकिन आज पहली बार उसने दुनिया को एक बच्चे की तरह नहीं, एक दार्शनिक की तरह देखा। क्योंकि दर्शन सवालों से शुरू होता है और सबसे पहला सवाल हमेशा यही होता है, मैं कौन हूं? सोफीज वर्ल्ड किसी स्कूल की कहानी नहीं है, यह मानव सोच की कहानी है। यह प्लेटो से लेकर कांत तक, मिथ से लेकर मॉडर्न फिलॉसफी तक, एक लड़की की आंखों से पूरी सभ्यता की यात्रा है। और इस ऑडियो बुक में आप सिर्फ सोफी की कहानी नहीं सुनेंगे, आप अपनी ही सोच से दोबारा मिलेंगे। तो आइए इस दुनिया में कदम रखें जहां हर उत्तर एक नए सवाल को जन्म देता है। वेलकम टू सोफीज वर्ल्ड। दर्शन की शुरुआत किताबों से नहीं हुई थी, यह शुरू हुआ था हैरानी से। सोफी अमनसेन खिड़की के पास खड़ी थी। बाहर बगीचे में पेड़, घास, फूल, सब कुछ रोज जैसा ही था। लेकिन आज कुछ अलग था। आज सोफी उन्हें देख रही थी जैसे पहली बार देख रही हो। एल्बर्टो नॉक्स ने उसे समझाया, कल्पना करो कि तुम एक जादुई बगीचे में हो। सब कुछ सुंदर है, लेकिन तुम्हें कुछ भी पता नहीं। यही है गार्डन ऑफ एडन। जब इंसान पैदा हुआ, वो भी ऐसे ही बगीचे में था। दुनिया नई थी, आकाश रहस्यमय था, सूरज एक चमत्कार था, हर चीज एक सवाल थी। लेकिन समय के साथ कुछ हुआ। लोगों ने इन सवालों के जवाब कहानियों में ढाल दिए। देवता, दैत्य, किस्से और मिथक। ये कहानियां गलत नहीं थी, ये शुरुआती कोशिश थी दुनिया को समझने की। लेकिन दार्शनिकों ने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने कहा, कहानी नहीं, सोचना। दर्शन वही लोग करते हैं जो इस बगीचे से बाहर नहीं निकलते, जो रोजमर्रा की आदतों में इतने उलझ नहीं जाते कि सवाल पूछना ही भूल जाए। अधिकतर लोग बड़े होते बड़े गार्डन ऑफ एडन से बाहर गिर जाते हैं। दुनिया उन्हें सामान्य लगने लगती है। लेकिन दार्शनिक उस बच्चे की तरह होते हैं जो हर चीज पर पूछता है, क्यों? सोफी समझ रही थी, ये किताब उत्तर देने के लिए नहीं है, ये सवाल जिंदा रखने के लिए है। क्योंकि जिस दिन आप दुनिया को बिना हैरानी के देखने लगते हैं, उसी दिन आप गार्डन ऑफ एडन से हमेशा के लिए बाहर निकल जाते हैं। और दर्शन का असली उद्देश्य यही है, आपको फिर से उस बगीचे में वापस ले जाना जहां हर चीज एक चमत्कार है और हर सवाल एक शुरुआत। जब इंसान ने दुनिया को देखकर सवाल पूछना शुरू किया, तो उसके पास विज्ञान नहीं था, दर्शन भी नहीं था, उसके पास सिर्फ कहानियां थी। आकाश से बिजली गिरती थी तो वो कहता, कोई देवता क्रोधित है। समुद्र उफनता था तो वो मानता, किसी शक्तिशाली शक्ति ने सांस ली है। ये कहानियां झूठ नहीं थी, ये इंसान की पहली समझने की कोशिश थी। इन्हें हम कहते हैं मिथ्स। हर सभ्यता के पास अपनी मिथक कथाएं थी। ग्रीस के देवता, नॉर्स की कहानियां, भारत के पुराण,
इन सब का उद्देश्य एक ही था, दुनिया को अर्थ देना। लेकिन धीरे धीरे कुछ लोगों ने कहानी से आगे देखने की हिम्मत की। उन्होंने पूछा, क्या बिजली सच में देवताओं की नाराजगी है या इसके पीछे कोई नियम है? यहीं से दर्शन ने जन्म लिया। मिथक कहती है, क्या हुआ? दर्शन पूछता है, क्यों हुआ? ये बदलाव बहुत बड़ा था, क्योंकि पहली बार इंसान ने परंपरा को चुनौती दी। उसने कहा, अगर हम सोच सकते हैं तो हम समझ भी सकते हैं। एल्बर्टो नॉक्स ने सोफी को बताया, मिथक से दर्शन तक की यात्रा एक पुल की तरह है। आप एकदम से कहानी छोड़ नहीं सकते, लेकिन आप सवाल पूछना शुरू कर सकते हैं, और यही सवाल दुनिया को बदल देते हैं। मिथक आज भी हमारे आसपास है। हम उन्हें कहानियों में देखते हैं, धर्म में, और कभी कभी अपने डर में। लेकिन दर्शन हमें सिखाता है, डर से नहीं, सोच से जीना। सोफी अब समझ रही थी, दर्शन किसी किताब का नाम नहीं है, ये इंसान की सदियों पुरानी कोशिश है दुनिया को खुद के दिमाग से समझने की। और ये कोशिश अब सोफी की भी हो चुकी थी। एक समय ऐसा था जब इंसान हर सवाल का जवाब कहानियों में ढूंढता था। लेकिन फिर कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने एक अलग सवाल पूछा, दुनिया असल में बनी किससे है? ये लोग देवताओं की बातें नहीं कर रहे थे, ये लोग प्रकृति को समझना चाहते थे। इन्हें कहा गया नेचुरल फिलोसोफर्स। ये लोग ग्रीस के छोटे छोटे शहरों में रहते थे, लेकिन उनके सवाल पूरी दुनिया जितने बड़े थे। उन्होंने कहा, अगर सब कुछ बदलता रहता है तो जरूर कुछ ऐसा होगा जो कभी नहीं बदलता। थेल्स ने कहा, सब कुछ पानी से बना है। उसके लिए पानी जीवन था, गति थी, और बदलाव का कारण था। एनेक्सिमैंडर ने असहमति जताई। उसने कहा, मूल तत्व पानी नहीं हो सकता। असल स्रोत कुछ ऐसा है जो असीम है, जिसे हम पूरी तरह समझ नहीं सकते। एनाक्सिमीन्स ने कहा, वो तत्व हवा है। जब हवा पतली होती है तो आग बनती है, जब भारी होती है तो पानी और पत्थर। ये विचार आज अजीब लग सकते हैं, लेकिन उस समय ये क्रांतिकारी थे, क्योंकि पहली बार इंसान ने कहा, दुनिया किसी की इच्छा से नहीं, नियमों से चलती है। फिर आए हेराक्लिटस। उसने कहा, सब कुछ बदल रहा है। आप एक ही नदी में 2 बार कदम नहीं रख सकते। उसके लिए बदलाव ही सच था। लेकिन पार्मेनाइड्स ने कहा, बदलाव एक भ्रम है। जो है वो हमेशा था और हमेशा रहेगा। अब सोफी समझ गई, दर्शन सिर्फ उत्तर नहीं देता, ये टकराव पैदा करता है, और इन्हीं टकरावों से सोच आगे बढ़ती है। नेचुरल फिलोसोफर्स ने पूरी सच्चाई नहीं पाई, लेकिन उन्होंने रास्ता खोल दिया, कहानियों से बाहर निकलने का रास्ता, सोचने का रास्ता। और यही रास्ता आज के विज्ञान की नींव बन गया। अब तक सोफी ने सुना था कि दुनिया पानी से बनी है, या हवा से, या किसी अनंत तत्व से। लेकिन एक दार्शनिक ने एक बिल्कुल अलग विचार रखा। उसका नाम था डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस ने कहा, अगर आप किसी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते जाएं, तो एक समय ऐसा आएगा जब आप उसे और नहीं तोड़ पाएंगे। इन सबसे छोटे कणों को उसने नाम दिया एटम्स। एटम्स इतने छोटे होते हैं कि उन्हें देखा नहीं जा सकता, लेकिन वे हमेशा मौजूद रहते हैं। ये न पैदा होते हैं, न नष्ट होते हैं, सिर्फ जुड़ते हैं और अलग होते हैं। डेमोक्रिटस ने कहा, दुनिया में जो भी बदलाव दिखता है वो एटम्स के अरेंजमेंट का परिणाम है। कोई देवता चीजें नहीं बदल रहा, कोई चमत्कार नहीं हो रहा, सिर्फ एटम्स खाली जगह में चल रहे हैं। ये विचार अपने समय से बहुत आगे था। उस समय कोई माइक्रोस्कोप नहीं था, कोई लैबोरेटरी नहीं थी, सिर्फ सोच थी। सोफी हैरान थी, क्या सच में
पूरी दुनिया इतनी साधारण हो सकती है? डेमोक्रिटस के लिए दुनिया समझने योग्य थी, डरने लायक नहीं, पूजने लायक नहीं, बल्कि जानने लायक। उसने कहा, हमारे डर हमारी अज्ञानता से आते हैं। अगर हम समझ जाए कि सब कुछ नेचुरल लॉ से चलता है तो हम आजाद हो सकते हैं। आज का विज्ञान एटम्स की बात करता है, लेकिन डेमोक्रिटस के समय में उसकी बात लगभग अनसुनी रह गई। फिर भी उसका विचार मरा नहीं, वो समय के साथ आगे बढ़ता रहा। और आज जब हम कहते हैं कि दुनिया मॉलिक्यूल्स और एटम्स से बनी है, तो हम जाने अनजाने डेमोक्रिटस की आवाज दोहरा रहे होते हैं। सोफी समझ रही थी, दर्शन कभी पुराना नहीं होता, कुछ विचार बस अपने समय से आगे होते हैं। क्या सब कुछ पहले से तय है, या हम सच में अपने फैसले खुद लेते हैं? सोफी ये सवाल लेकर एल्बर्टो नॉक्स के साथ टहल रही थी। आसमान साफ था, लेकिन सवाल भारी था। प्राचीन यूनान में लोग मानते थे कि हर इंसान की जिंदगी फेट द्वारा लिखी जाती है। देवता भी इसे नहीं बदल सकते थे। 3 देवियां थी जिन्हें फेट्स कहा जाता था। एक जीवन का धागा बुनती थी, दूसरी उसे मापती थी, और तीसरी उसे काट देती थी। इस सोच में सांत्वना भी थी और डर भी। अगर सब तय है तो गलती का बोझ नहीं, लेकिन आजादी भी नहीं। लेकिन दार्शनिकों ने इस कहानी पर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा, अगर सब कुछ तय है तो सोचने का क्या मतलब? डेमोक्रिटस जैसे दार्शनिक मानते थे कि दुनिया प्राकृतिक नियमों से चलती है, लेकिन नियम होने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ तय है। नियम बताते हैं कि चीजें कैसे होती है, ये नहीं कि क्या होना ही चाहिए। स्टोइक दार्शनिकों ने कहा, हम घटनाएं नहीं चुन सकते, लेकिन उनका जवाब जरूर चुन सकते हैं। यहीं से जिम्मेदारी का विचार आया। सोफी समझने लगी, फेट और फ्रीडम एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती, जैसे जन्म, समय, परिस्थितियां, लेकिन उनके भीतर हमारी प्रतिक्रिया, हमारा रवैया, हमारी सोच, ये हमारे हाथ में होती है। दर्शन फेट को खारिज नहीं करता, वो उसे सीमित करता है। वो कहता है, आपकी जिंदगी पूरी तरह लिखी हुई कहानी नहीं है। ये एक स्क्रिप्ट है जिसमें कई खाली पन्ने हैं, और उन्हीं पन्नों पर आप लिखते हैं खुद को। सोफी मुस्कराई। शायद भविष्य इतना डरावना नहीं था, क्योंकि भले ही सब कुछ उसके हाथ में न हो, लेकिन कुछ चीजें जरूर थी, और वही चीजें उसे इंसान बनाती थी। सोक्रेट्स ने कभी कोई किताब नहीं लिखी, फिर भी आज हम उसे जानते हैं। क्यों? क्योंकि उसने लिखने से ज्यादा पूछा। सोक्रेट्स एथेंस की गलियों में लोगों से बात करता था। राजनेता, कवि, शिक्षक और आम लोग। वो खुद को ज्ञानी नहीं मानता था। उसका सबसे प्रसिद्ध वाक्य था, आई नो दैट आई नो नथिंग। ये कमजोरी नहीं थी, ये शुरुआत थी। सोक्रेट्स का मानना था कि सबसे खतरनाक चीज अज्ञान नहीं है, बल्कि ये विश्वास है कि हम सब कुछ जानते हैं। वो लोगों से साधारण सवाल पूछता, इतने साधारण कि लोग हंसते, लेकिन जैसे जैसे सवाल आगे बढ़ते, उत्तर उलझने लगते, और तभी सोक्रेट्स मुस्कराता। वो किसी को शर्मिंदा नहीं करता था, वो सिर्फ ये दिखाता था कि हम कितनी जल्दी गलत चीजों पर भरोसा कर लेते हैं। इस तरीके को कहा गया सोक्रेटिक मेथड, सवालों से सच्चाई की ओर बढ़ना। सोफी समझ रही थी, सोक्रेट्स सिखाता नहीं था, वो सोचने पर मजबूर करता था। लेकिन यही आदत उसकी मुसीबत बन गई। लोगों को अपने विश्वासों पर सवाल पसंद नहीं आए, उस पर आरोप लगे, युवाओं को बिगाड़ने के और देवताओं का अपमान करने के। उसे सजा दी गई, मृत्यु।
लेकिन सोक्रेट्स भागा नहीं। उसने कहा, अगर मैंने सच बोलना छोड़ा तो जीवन का क्या अर्थ रहेगा? उसने जहर पिया, लेकिन अपने सिद्धांत नहीं छोड़े। सोफी ने महसूस किया, सोक्रेट्स का असली पाठ किसी उत्तर में नहीं था, वो इस साहस में था कि सच के लिए कीमत चुकाई जाए। दर्शन यहीं से गंभीर बनता है। सवाल सिर्फ दिमाग नहीं, जिंदगी भी बदलते हैं। जब सोक्रेट्स की मृत्यु हुई तो उसके विचार मरे नहीं, वे एक नए रूप में जिंदा रहे। उस रूप का नाम था प्लेटो। प्लेटो ने अपने गुरु की तरह सवाल पूछे, लेकिन उसने उन्हें लिखना शुरू किया। उसके लिए दुनिया दो हिस्सों में बंटी हुई थी, एक जो हम देखते हैं और दूसरा जो हम सोच सकते हैं। जो दुनिया हम देखते हैं वो बदलती रहती है। फूल मुरझा जाते हैं, इंसान बूढ़े हो जाते हैं, शहर मिट जाते हैं। लेकिन प्लेटो ने पूछा, अगर सब कुछ बदलता है तो ज्ञान कैसे संभव है? उसका उत्तर था आइडियाज की दुनिया। प्लेटो का मानना था कि हर चीज का एक परफेक्ट रूप होता है। हम जो कुर्सी देखते हैं वो परफेक्ट नहीं होती, लेकिन चेयर का एक आइडिया है जो कभी नहीं बदलता। यही आइडियाज की दुनिया है। उसने इसे समझाने के लिए एक कहानी कही, दी एलिगरी ऑफ द केव। कुछ लोग एक गुफा में बंद हैं। वे दीवार पर सिर्फ परछाइयां देखते हैं। उनके लिए यही सच है। लेकिन अगर कोई बाहर निकले और असली दुनिया देखे तो वो समझेगा जो पहले दिख रहा था वो सिर्फ परछाई थी। प्लेटो के लिए दार्शनिक वही है जो गुफा से बाहर आता है, लेकिन बाहर आने के बाद उसे वापस जाना होता है दूसरों को सच बताने के लिए। सोफी समझ रही थी, प्लेटो सिर्फ दर्शन नहीं सिखा रहा था, वो जिम्मेदारी की बात कर रहा था। ज्ञान का मतलब अलग होना नहीं है, ज्ञान का मतलब दूसरों की मदद करना है। प्लेटो ने एकेडमी की स्थापना की जहां सोच सिखाई जाती थी। वहीं से पश्चिमी दर्शन की लंबी यात्रा शुरू हुई और उस यात्रा का अगला कदम था एरिस्टोटल। अगर प्लेटो ने दर्शन को विचारों की दुनिया में रखा तो एरिस्टोटल ने उसे धरती पर वापस ले आया। एरिस्टोटल प्लेटो का शिष्य था, लेकिन वो हर बात में अपने गुरु से सहमत नहीं था। उसका मानना था, हम दुनिया को समझने के लिए आंखों से शुरुआत करते हैं, आसमान से नहीं। प्लेटो कहता था कि असली सच्चाई आइडियाज की दुनिया में है। एरिस्टोटल ने कहा, अगर आप किसी चीज को जानना चाहते हैं तो उसे देखिए, उसका अध्ययन कीजिए। उसने पेड़ पौधों, जानवरों और इंसानों का ध्यान से निरीक्षण किया, इसीलिए उसे पहला वैज्ञानिक भी कहा जाता है। एरिस्टोटल ने कहा, हर चीज के पीछे 4 कारण होते हैं, 4 कॉजेज। पहला, वो किससे बनी है। दूसरा, उसका आकार क्या है। तीसरा, किसने उसे बनाया। और चौथा, उसका उद्देश्य क्या है। उसके लिए कुछ भी रैंडम नहीं था, हर चीज किसी मकसद की ओर बढ़ती है। इसे उसने कहा फाइनल कॉज। एरिस्टोटल का मानना था कि इंसान का भी एक उद्देश्य है, और वो उद्देश्य है यूडेमोनिया, अर्थात अच्छी, संतुलित और सार्थक जिंदगी। ये सुख भूख से नहीं आता, ये आदतों से आता है। इसलिए उसने कहा, वर्च्यू एक हैबिट है। अच्छा इंसान जन्म से नहीं बनता, वो अभ्यास से बनता है। सोफी समझ रही थी, एरिस्टोटल दर्शन को जिंदगी से जोड़ रहा था। ये केवल सोचने की चीज नहीं थी, ये जीने की कला थी। लॉजिक, एथिक्स, बायोलॉजी, पॉलिटिक्स, हर क्षेत्र में एरिस्टोटल ने नींव रखी, और सदियों तक दुनिया ने उसी नींव पर सोचा। दार्शनिकों की ये यात्रा अब आगे बढ़ेगी, लेकिन प्लेटो और एरिस्टोटल के बीच का फर्क हमेशा याद रखा जाएगा। एक ने सच को सोच में ढूंढा, दूसरे ने
दुनिया में प्लेटो और एरिस्टोटल के बाद दुनिया बदल रही थी। राज्य टूट रहे थे, नई सभ्यताएं उभर रही थी और इंसान पहले से ज्यादा अकेला महसूस कर रहा था। अब सवाल यह नहीं था कि ब्रह्मांड किससे बना है। अब सवाल था, मैं इस दुनिया में कैसे शांति से जी सकता हूं। यही था हेलेनिस्टिक फिलॉसफी। इस समय 4 मुख्य दर्शन उभरे। पहला था साइनिक्स। वे मानते थे कि सुख का रास्ता सरल जीवन से आता है। कम चाहो, कम रखो, कम पर निर्भर रहो। दूसरे थे स्टोइक्स। उनका विश्वास था, जो हमारे नियंत्रण में नहीं है उससे परेशान मत हो, लेकिन जो हमारे हाथ में है, हमारा रवैया, हमारी सोच, वो हमारी जिम्मेदारी है। तीसरे थे एपिक्यूरियंस। वे सुख के खिलाफ नहीं थे, लेकिन उनका सुख भोग नहीं था। उनके लिए सुख था डर से मुक्त होना, दर्द से दूर रहना और शांति से जीना। और चौथे थे नियोप्लेटोनिस्ट्स। वे प्लेटो के विचारों को आध्यात्मिक रूप दे रहे थे। उनके लिए सच सिर्फ सोचा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। सोफी समझ रही थी, हेलेनिज्म दर्शन को जीवन की दवा बना रहा था। यह अब किताबों का विषय नहीं था, यह रोजमर्रा की तकलीफों का उत्तर था। कैसे दुख से न टूटें, कैसे डर से आजाद हो, कैसे शांति पाएं, ये सवाल आज भी हमारे हैं। इसलिए हेलेनिज्म कभी पुराना नहीं होता, क्योंकि इंसान हमेशा वही पूछता है, इस दुनिया में मैं कैसे ठीक से जीऊं। जब प्राचीन यूनान की दुनिया ढह गई तो केवल शहर नहीं गिरे, एक पूरा सोचने का तरीका भी बदल गया। अब इंसान सवालों से ज्यादा आस्था पर निर्भर हो गया। यही था मिडिल एजेस, मध्य युग। इस समय दर्शन और धर्म अलग नहीं थे। लोग ये नहीं पूछते थे क्या सच है, वे पूछते थे ईश्वर क्या चाहता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे थे जो दोनों को जोड़ना चाहते थे। सोच और विश्वास। सबसे प्रसिद्ध नाम था सेंट ऑगस्टीन। उसने कहा, हम ईश्वर को बाहर नहीं, अपने भीतर ढूंढते हैं। सच हमारी आत्मा में है। उसके लिए ईश्वर ज्ञान का स्रोत था। बाद में आए थॉमस अक्विनास। उसने एरिस्टोटल को ईसाई धर्म से जोड़ा। उसने कहा, अगर ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है तो उसे इस्तेमाल करना ईश्वर का अपमान नहीं, ईश्वर की पूजा है। इस तरह रीजन और फेथ एक साथ चलने लगे। लेकिन मिडिल एजेस सिर्फ शांति का समय नहीं था, डर भी था। सवालों से डर, विज्ञान से डर। जो लोग बहुत ज्यादा पूछते उन्हें विधर्मी कहा जाता। सोफी समझ रही थी, ये युग आत्मा की खोज का था, लेकिन दिमाग की कीमत पर। फिर भी इसी दौर ने एक नई सुबह की नींव रखी। एक ऐसा समय आने वाला था जब इंसान फिर से खुद से सवाल पूछेगा, और उस सुबह का नाम होगा रिनेसांस। मिडिल एजेस के लंबे अंधेरे के बाद दुनिया ने एक नई सुबह देखी। इस सुबह का नाम था रिनेसांस, अर्थात पुनर्जागरण। ये वो समय था जब इंसान ने फिर से अपनी आंखें खोली। अब लोग सिर्फ स्वर्ग की नहीं, धरती की भी बात करने लगे। कला, विज्ञान और दर्शन सबने एक साथ नया जन्म लिया। चित्रकारों ने इंसान को ईश्वर से छोटा नहीं, सुंदर और महत्वपूर्ण दिखाया। लियोनार्डो डा विंसी ने शरीर को समझा, मिशेलएंजेलो ने उसे पत्थर में उतारा। लेकिन असली बदलाव सोच में था। लोग अब पूछने लगे, मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं। अब इंसान सिर्फ ईश्वर की रचना नहीं, खुद का निर्माता बन रहा था। कोपरनिकस ने कहा, धरती ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है। गैलीलियो ने आकाश को देखा
और पुराने विश्वासों को हिला दिया। सोफी समझ रही थी, रेनेसांस ने इंसान को डर से निकालकर जिज्ञासा की ओर मोड़ा। ये युग ये नहीं कहता था कि ईश्वर गलत है, ये कहता था इंसान भी सोच सकता है। ये वो पल था जब दर्शन और विज्ञान फिर से हाथ मिलाते हैं, लेकिन जब सोच खुलती है तो सवाल भी बढ़ते हैं, और उन्हीं सवालों से एक नया दार्शनिक जन्म लेगा। डेस्कार्ट्स, वो पूछेगा, मैं क्या जान सकता हूं? मैं किस पर भरोसा कर सकता हूं? और यही से आधुनिक दर्शन की शुरुआत होगी। रेनेसांस ने इंसान को सोचना सिखाया, लेकिन रने डेस्कार्ट्स ने पूछा, मैं किस पर भरोसा कर सकता हूं? उसने देखा कि लोग परंपरा पर विश्वास करते हैं, धर्म पर और अपनी इंद्रियों पर, लेकिन क्या ये सब गलत भी हो सकते हैं? इसलिए डेस्कार्ट्स ने एक साहसी काम किया। उसने हर चीज पर संदेह करना शुरू किया। उसने कहा, अगर मैं किसी चीज पर थोड़ा भी शक कर सकता हूं तो वो पूरी तरह सच नहीं है। उसने दुनिया पर शक किया, अपने शरीर पर शक किया, यहां तक कि ईश्वर के अस्तित्व पर भी। लेकिन एक चीज थी जिस पर वो शक नहीं कर सकता था, वो सोच रहा था, और यही से उसका प्रसिद्ध वाक्य आया, आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। इसका मतलब था, भले ही पूरी दुनिया झूठ हो, मेरी सोच का होना एक सच्चाई है। डेस्कार्ट्स के लिए दिमाग और शरीर अलग थे। शरीर मशीन की तरह है, लेकिन दिमाग वो सोचता है, और वही हम बनाता है। सोफी समझ रही थी, डेस्कार्ट्स ने दर्शन को आत्मा से निकालकर दिमाग में रख दिया। अब सच्चाई बाहर नहीं, अंदर से शुरू होती थी। इससे एक नई दुनिया खुली, विज्ञान की दुनिया। अगर हम सोच सकते हैं तो हम माप सकते हैं, परख सकते हैं और साबित कर सकते हैं। डेस्कार्ट्स का संदेह नकारात्मक नहीं था, वो सफाई था। झूठी मान्यताओं को हटाकर सच्चाई तक पहुंचने का रास्ता। और यही कारण है कि आज भी हर वैज्ञानिक और दार्शनिक किसी न किसी रूप में डेस्कार्ट्स की राह पर चलता है। डेस्कार्ट्स ने दिमाग और शरीर को अलग किया, लेकिन बरुच स्पिनोजा ने कहा, अलग कुछ भी नहीं है। उसके लिए ईश्वर और प्रकृति एक ही थे। उसने कहा, ईश्वर कोई आकाश में बैठा व्यक्ति नहीं है। ईश्वर वो शक्ति है जो हर चीज में बहती है, पेड़ में, पानी में और हम में। उसने इसे कहा गॉड और नेचर। इस सोच के कारण लोग उसे डरने लगे, क्योंकि अगर ईश्वर हर जगह है तो चर्च का क्या होगा? स्पिनोजा को अपने समुदाय से निकाल दिया गया, लेकिन उसने सच बोलना नहीं छोड़ा। उसका मानना था, अगर हम समझ जाए कि हम भी प्रकृति का हिस्सा है तो हम कम डरेंगे। हम क्रोध, घृणा और लालच से मुक्त हो सकते हैं। स्पिनोजा ने कहा, हम आजाद तब नहीं होते जब हम मनमानी करते हैं। हम आजाद तब होते हैं जब हम समझते हैं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। ज्ञान से भावनाएं शांत होती हैं। सोफी को यह बात अजीब लेकिन सुंदर लगी। अगर दुनिया एक ही शक्ति से बनी है तो कोई भी चीज बिल्कुल अकेली नहीं। हर कुछ एक ही कहानी का हिस्सा है। स्पिनोजा ने दर्शन को डर से निकाला और शांति की ओर मोड़ा। वो ये नहीं कह रहा था कि दुख नहीं है, वो कह रहा था, समझ दुख को छोटा कर देती है। और शायद यही सच्चा दर्शन है, दुनिया से लड़ना नहीं, उसे समझना। जब डेस्कार्ट्स ने कहा कि कुछ विचार जन्म से हमारे भीतर होते हैं, तो जॉन लॉक ने उस पर सवाल उठाया। उसने कहा, नहीं, हमारा दिमाग पैदा होते समय एक खाली काग होता है, जिसे उसने कहा टैब्यूला रसा। इस कागज पर हमारी इंद्रियां लिखती हैं, जो हम देखते हैं, जो सुनते हैं
जो छूते हैं यही हमारा ज्ञान बनता है। लॉक के लिए अनुभव ही शिक्षक था। हम पहले कुछ नहीं जानते, हम धीरे धीरे दुनिया से सीखते हैं। सोफी को यह विचार आज के स्कूल जैसा लगा। अगर सब कुछ अनुभव से आता है तो हर इंसान सीख सकता है, कोई जन्म से कमजोर नहीं होता। लॉक की यह सोच राजनीति तक पहुंची। अगर इंसान सोच से बनता है तो राजा भी ईश्वर से नहीं, लोगों से सत्ता पाता है। यहीं से लोकतंत्र का बीज पड़ा। लॉक ने कहा, हर इंसान को जीने, आजादी और संपत्ति का अधिकार है। यह विचार दुनिया बदलने वाला था। सोफी समझ रही थी, दर्शन सिर्फ दिमाग नहीं, समाज भी बनाता है। लॉक ने दुनिया को सिखाया, आप अपने अनुभव से खुद को गढ़ सकते हैं। आप नियति नहीं है, आप प्रक्रिया है। और ये विचार इंसान को अभूतपूर्व शक्ति देता है। जॉन लॉक ने कहा था, हम अनुभव से सीखते हैं। लेकिन डेविड ह्यूम ने पूछा, क्या अनुभव हमें सच देता है? उसने देखा कि हम दुनिया में कुछ चीजें बार बार होती देखते हैं। आग जलाती है, सूरज उगता है, बारिश होती है, और हम मान लेते हैं यह हमेशा ऐसा ही होगा। लेकिन ह्यूम ने कहा, यह सर्टेनिटी नहीं है, यह सिर्फ आदत है। हमने आग को हर बार जलाते देखा है, इसलिए हम मानते हैं कि वो आगे भी जलाएगी। लेकिन यह तर्क नहीं है, यह आदत है। ह्यूम के अनुसार हम किसी चीज का कारण और परिणाम कभी नहीं देखते, हम सिर्फ घटनाओं को एक के बाद एक होते देखते हैं। हमारा दिमाग बीच में रिश्ता बना लेता है। सोफी को यह थोड़ा डरावना लगा। अगर हम सच में कुछ भी साबित नहीं कर सकते तो ज्ञान क्या है? ह्यूम का जवाब था, ज्ञान पूर्ण नहीं है, हम संभावनाओं में जीते हैं, सत्य में नहीं। हम सोचते हैं, हम अपने दिमाग से सोचते हैं, लेकिन असल में हम भावनाओं से निर्णय लेते हैं। रीजन हमारे निर्णय नहीं बनाता, वो सिर्फ उनके लिए बहाने ढूंढता है। ह्यूम ने दर्शन को आत्मविश्वास से नीचे उतारा। उसने दिखाया, हम जितना समझते हैं उतना जानते नहीं। लेकिन इसमें निराशा नहीं थी, इसमें ईमानदारी थी। अगर हम सीमित हैं तो हमें विनम्र होना चाहिए। और शायद यही सच्ची बुद्धिमानी है। अगर आप एक कमरे से बाहर चले जाएं, तो क्या वो कमरा वहां बना रहता है? जॉर्ज बर्कली ने कहा, शायद नहीं। उसके लिए वस्तुएं तब तक नहीं होती जब तक उन्हें कोई देख न रहा हो। उसका प्रसिद्ध विचार था, टू बी इज टू बी परसीव्ड। होना मतलब देखा जाना। बर्कली मानता था कि हम दुनिया को सीधे नहीं जानते, हम केवल अपने अनुभव जानते हैं। हम रंग देखते हैं, आवाज सुनते हैं, सतह को महसूस करते हैं, लेकिन हम कभी वस्तु को खुद नहीं देखते। तो फिर वो बाहर की दुनिया कैसे साबित होगी? सोफी हैरान थी। तो क्या ये सब सिर्फ दिमाग का खेल है? बर्कली ने कहा, नहीं, ये सपना नहीं है, ये एक ईश्वरीय अनुभव है। उसके लिए ईश्वर हर चीज को देख रहा है, इसलिए दुनिया तब भी बनी रहती है जब हम नहीं देखते, क्योंकि ईश्वर हमेशा देख रहा है। बर्कली ने मटीरियल दुनिया को नहीं, उसकी स्वतंत्रता को नकारा। उसने कहा, सब कुछ चेतना में मौजूद है। सोफी को लगा कि दर्शन अब आंखों से निकलकर मन में चला गया है। दुनिया बाहर नहीं, अंदर हो रही है। ये सोच आज भी हमें हिला देती है। क्या हम दुनिया में जी रहे हैं या दुनिया हमारे भीतर जी रही है? बर्कली का दर्शन एक सपना जैसा है, नरम, अजीब और गहरा। और यही से दर्शन एनलाइटमेंट की ओर बढ़ता है, जहां रीजन और साइंस फिर से आगे आएंगे। सदियों तक इंसान ने सच किताबों, चर्च और परंपरा से लिया, लेकिन फिर एक युग आया
जिसने कहा, सोचो खुद। ये था द एनलाइटमेंट। अब लोग ये मानने लगे कि हर इंसान बुद्धि के साथ पैदा होता है और यही बुद्धि हमें सही और गलत समझने की शक्ति देती है। दार्शनिकों ने कहा, किसी बात पर विश्वास करने से पहले उसे परखो। अगर वो रीजन से नहीं टिकती तो वो सच्चाई नहीं हो सकती। वोल्टेयर ने अंधविश्वास पर हमला किया। राउस्यू ने कहा, इंसान जन्म से अच्छा होता है, समाज उसे बिगाड़ता है। मॉन्टेस्क्यू ने सत्ता को बांटने की बात की। इन विचारों से राजा डर गए, लेकिन आम लोग जागने लगे। सोफी समझ रही थी, एनलाइटमेंट सिर्फ दर्शन नहीं था, ये एक आंदोलन था। लोग अब अपने अधिकारों की बात करने लगे। बोलने की आजादी, सोचने की आजादी और जीने की आजादी। इस दौर ने विज्ञान को भी उड़ान दी। न्यूटन ने दिखाया कि ब्रह्मांड नियमों से चलता है, मतलब इसे समझा जा सकता है। एनलाइटमेंट का विश्वास था, अगर हम जाने तो हम बेहतर बन सकते हैं, अगर हम समझे तो हम न्यायपूर्ण समाज बना सकते हैं। ये उम्मीद दुनिया बदलने वाली थी, लेकिन हर रोशनी नई परछाइयां भी बनाती है। अब दर्शन एक और बड़ा सवाल पूछने वाला था, क्या हमारी बुद्धि वाकई दुनिया को जान सकती है? इस सवाल का जवाब देगा इमैनुअल कांत। डेविड ह्यूम ने दर्शन को हिला दिया था। उसने कहा, हम सच में कुछ भी पूरी तरह साबित नहीं कर सकते। ये बात इमैनुअल कांत को जगा गई। कांत ने कहा, अगर ज्ञान सिर्फ अनुभव से आता है तो विज्ञान कैसे संभव है? उसने एक क्रांतिकारी विचार रखा, दुनिया हमारे दिमाग से बाहर नहीं, हमारे दिमाग के जरिए हमें मिलती है। हम चीजों को जैसे वे हैं वैसे नहीं देखते, हम उन्हें अपने दिमाग के चश्मे से देखते हैं। स्पेस और टाइम दुनिया में नहीं है, वे हमारे दिमाग में हैं। हम हर चीज को स्थान और समय में ही अनुभव करते हैं, इसलिए हम जो भी जानते हैं वो फिनोमेना है जो हमें दिखाई देता है। असल दुनिया, नोमेना, हम कभी सीधे नहीं जान सकते। सोफी को यह चौंकाने वाला लगा। मतलब हम सच को छू नहीं सकते, सिर्फ उसकी छाया देख सकते हैं। लेकिन कांत निराश नहीं था। उसने कहा, ये सीमाएं हमें आजाद भी बनाती है, क्योंकि अगर हम सब कुछ तय नियमों से नहीं जानते तो हम नैतिक रूप से स्वतंत्र हो सकते हैं। कांत का सबसे बड़ा विचार था, कर्तव्य। सही काम इसलिए मत करो कि उसका अच्छा नतीजा होगा, सही काम इसलिए करो क्योंकि वो सही है। ये है कैटेगोरिकल इंपेरेटिव। अपने आप को और दूसरों को हमेशा एक लक्ष्य की तरह देखो, कभी साधन की तरह नहीं। सोफी समझ रही थी, कांत ने ज्ञान और नैतिकता दोनों को एक नई जमीन दी। हम दुनिया को पूरी तरह नहीं जानते, लेकिन हम अच्छा इंसान जरूर बन सकते हैं। एनलाइटमेंट ने दुनिया को रोशनी दी, लेकिन उस रोशनी में कुछ लोग ठंड महसूस करने लगे। सब कुछ तर्क, सब कुछ नियम, सब कुछ गणना। तो रोमांटिसिज्म आया, भावना की वापसी। रोमांटिक्स ने कहा, इंसान सिर्फ दिमाग नहीं है, वो सपने, डर और कल्पनाएं भी है। प्रकृति उनके लिए मशीन नहीं थी, वो जीवित थी। पहाड़, नदी और आकाश, इनमें आत्मा थी। कवि, कलाकार और दार्शनिक इनसे बात करते थे। रोमांटिसिज्म ने बचपन को महत्व दिया, क्योंकि बच्चा दुनिया को बिना तर्क के महसूस करता है। उसके लिए हर चीज चमत्कार होती है। सोफी को यह गार्डन ऑफ एडन जैसा लगा। रोमांटिक्स मानते थे कि इंसान के भीतर एक गहरी आवाज है, इंट्यूशन। वो आवाज कभी कभी रीजन से ज्यादा सच बोलती है। ये दर्शन कला में दिखा, संगीत में,
और कविता में। लेकिन रोमांटिसिज्म सिर्फ भावना नहीं था, वो इंडिविडुअलिटी था। हर इंसान अलग है, हर आत्मा एक कहानी है। सोफी समझ रही थी, रोमांटिसिज्म कांत की दुनिया में रंग भर रहा था। अब दर्शन सिर्फ सोच नहीं, महसूस करना भी था। लेकिन जैसे जैसे भावनाएं बढ़ती है, इतिहास भी बोलने लगता है। और अगला दार्शनिक कहेगा, दुनिया सिर्फ अनुभव नहीं, एक कहानी है जो आगे बढ़ती है। उसका नाम होगा हेगल। कांत ने कहा था, हम दुनिया को अपने दिमाग से देखते हैं, लेकिन जॉर्ग विल्हेल्म फ्रेडरिक हेगल ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, दुनिया खुद सोच रही है। उसके लिए इतिहास घटनाओं की श्रृंखला नहीं था, वो आत्मा की यात्रा था, वर्ल्ड स्पिरिट की। हेगल का मानना था कि सच्चाई स्थिर नहीं होती, वो बदलती है। विचार टकराते हैं, गलतियां होती है, और फिर एक बेहतर समझ जन्म लेती है। इस प्रक्रिया को कहा गया डायलेक्टिक। एक विचार आता है, थीसिस, उसके खिलाफ दूसरा, एंटिथेसिस, और दोनों से एक नया विचार, सिंथेसिस। इतिहास इसी तरह आगे बढ़ता है। राजतंत्र आया, उसका विरोध हुआ, लोकतंत्र उभरा, अंधविश्वास था, विज्ञान आया, और फिर एक गहरी समझ बनी। सोफी समझ रही थी, गलतियां बेकार नहीं हैं, वे जरूरी है, क्योंकि बिना टकराव के सच आगे नहीं बढ़ता। हेगल के लिए व्यक्ति अकेला नहीं है, हम सब इतिहास की एक बड़ी कहानी का हिस्सा है। हम जो सोचते हैं वो भी हमारे समय से आता है, लेकिन हर पीढ़ी सच को थोड़ा और साफ करती है। इसलिए दुनिया धीरे धीरे ज्यादा स्वतंत्र, ज्यादा जागरूक बनती है। हेगल का दर्शन आशावादी था। भले ही दर्द हो, भले ही युद्ध हो, मानव आत्मा आगे बढ़ रही है सच की ओर। लेकिन कुछ दार्शनिक इस पर सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा, इतिहास से ज्यादा व्यक्ति महत्वपूर्ण है। उनमें से सबसे गहरे थे श्रेन कियरकेगार्ड। हेगल ने कहा था, हम इतिहास की लहरों का हिस्सा है। लेकिन श्रेन कियरकेगार्ड ने कहा, नहीं, हम पहले इंसान हैं। इतिहास आपका डर नहीं महसूस करता, समाज आपकी चिंता नहीं जानता, लेकिन आप जानते हैं। कियरकेगार्ड का मानना था कि सच्चाई किसी सिस्टम में नहीं होती, सच्चाई आपके अनुभव में होती है। जब आप अकेले खड़े होते हैं, जब आपको निर्णय लेना होता है, जब कोई आपकी जगह चुनाव नहीं कर सकता, वही दर्शन जन्म लेता है। उसने कहा, जीवन 3 तरीकों से जिया जा सकता है। पहला, एस्थेटिक, सुख और आनंद के लिए। दूसरा, एथिकल, कर्तव्य और जिम्मेदारी के लिए। और तीसरा, रिलीजियस, जहां इंसान पूरी तरह खुद को ईश्वर या अर्थ के हवाले करता है। इनमें से कोई भी आसान नहीं है, क्योंकि असली जीवन हमेशा चिंता के साथ आता है। कियरकेगार्ड ने इस चिंता को कहा, एंग्स्ट, ये डर नहीं है, ये आजादी की चक्कर है। जब आप समझते हैं कि आप चुन सकते हैं, तो आप डरते हैं। सोफी को यह बहुत सच्चा लगा। हम डरते हैं क्योंकि हम जिम्मेदार हैं। कियरकेगार्ड ने दर्शन को किताबों से निकालकर दिल में रख दिया। उसके लिए विश्वास भी एक छलांग था, लीप ऑफ फेथ। आप हर चीज तर्क से नहीं चुन सकते, कुछ चीजें आपको जीकर चुननी पड़ती है। और यही से आधुनिक अस्तित्ववाद जन्म लेता है। हेगल ने इतिहास को विचारों की यात्रा कहा था, लेकिन कार्ल मार्क्स ने कहा, इतिहास पेट से चलता है। उसके लिए दुनिया को बदलने वाली चीज विचार नहीं, आर्थिक शक्ति थी। मार्क्स ने देखा, कुछ लोग कारखानों के मालिक हैं और कुछ मजदूर। एक के पास संसाधन है, दूसरे के पास सिर्फ मेहनत। यहीं से टकराव पैदा होता है। उसने इसे कहा
क्लास स्ट्रगल, इतिहास राजाओं की कहानी नहीं है। ये वर्गों की लड़ाई है जो नियंत्रण करता है उत्पादन पर, वही समाज को भी नियंत्रित करता है। मार्क्स ने कहा, मजदूर अपनी मेहनत में खुद को नहीं पाते, वे मशीनों का हिस्सा बन जाते हैं। इस दर्द को उसने कहा, एलियनेशन, इंसान अपने ही काम से अलग हो जाता है। मार्क्स का मानना था कि धर्म भी एक तरह की राहत है, ओपियम ऑफ दी पीपल। ये दुख को समझने के बजाय सहने लायक बनाता है, लेकिन वो दुख खत्म नहीं करता। सोफी समझ रही थी, मार्क्स दर्शन को सड़कों पर ले आया। ये अब भूख, काम और अन्याय की बात कर रहा था। उसका सपना था एक ऐसा समाज जहां कोई मालिक नहीं, कोई गुलाम नहीं, जहां हर इंसान अपने काम में खुद को पाए। मार्क्स का दर्शन शांत नहीं था, ये चुनौती था, और ये चुनौती आज भी दुनिया को हिला रही है। सदियों तक लोग मानते रहे कि इंसान ईश्वर की खास रचना है, लेकिन चार्ल्स डार्विन ने एक अलग कहानी बताई। उसने कहा, हम बने नहीं हैं, हम बने हैं धीरे धीरे, लाखों सालों में। उसका सिद्धांत था एवोल्यूशन। प्रकृति में हर जीव थोड़ा थोड़ा अलग होता है, जो बेहतर ढलता है वही जीवित रहता है। इसे कहा गया नेचुरल सिलेक्शन। कोई योजना नहीं, कोई इरादा नहीं, सिर्फ अनुकूलन। सोफी को यह अजीब लगा, तो क्या हम सिर्फ एक दुर्घटना है? डार्विन ने कहा, दुर्घटना नहीं, परिणाम, लंबे समय का परिणाम। हम बंदरों से सीधे नहीं आए, हम एक ही पूर्वज से आए। ये विचार बहुत लोगों को डराने वाला था, क्योंकि इससे इंसान की विशेषता हिल गई। लेकिन सोफी समझ रही थी, ये अपमान नहीं था, ये जुड़ाव था। हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, हम प्रकृति है। डार्विन ने दर्शन को जीव विज्ञान से जोड़ा। अब सवाल था, अगर हम बदलते हैं तो हमारी सोच भी बदलती है? क्या नैतिकता भी विकास का हिस्सा है? इन सवालों ने नए दार्शनिकों को जन्म दिया। डार्विन ने सिर्फ ये नहीं बताया कि हम कहां से आए, उसने ये भी बताया, हम कभी रुकते नहीं। अब तक दर्शन दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सिगमंड फ्रॉयड ने कहा, पहले खुद को समझो। उसने बताया कि हमारा दिमाग एक नहीं है, वो 3 हिस्सों में बंटा है, आईडी, ईगो और सुपर ईगो। आईडी हमारी इच्छाएं है, जो तुरंत सुख चाहती है। सुपर ईगो समाज की आवाज है, क्या सही है, क्या गलत। और ईगो इन दोनों के बीच संतुलन बनाता है। फ्रॉड ने कहा, हम जो सोचते हैं वो सब नहीं है, हमारे भीतर एक अंधेरा कमरा है, अनकॉन्शियस। वहां हमारी दबी हुई इच्छाएं, डर और यादें रहती है, और वे हमारे फैसलों को चुपचाप चलाती है। सोफी को यह थोड़ा डरावना लगा। मतलब, हम खुद के मालिक नहीं? फ्रॉड ने कहा, हम आजाद तब होते हैं जब हम खुद को पहचानते हैं। उसने सपनों का अध्ययन किया। उसके लिए सपने मन की भाषा थे, जो हम जागकर स्वीकार नहीं करते, वो सपनों में दिखाई देता है। फ्रॉड ने दर्शन को अंदर मोड़ दिया। अब सवाल था, मैं कौन हूं अपने भीतर? और ये सवाल आधुनिक इंसान का सबसे बड़ा सवाल बन गया। इतनी सदियों की सोच के बाद अब सवाल ये नहीं है दुनिया क्या है, अब सवाल है हम इसमें कैसे जिए। आज की दुनिया तकनीक से भरी है, लेकिन अर्थ से अक्सर खाली। हम तेज हैं, लेकिन गहरे नहीं। आधुनिक दर्शन इस उलझन से जन्मा। कुछ दार्शनिकों ने कहा, जीवन का कोई तय अर्थ नहीं है, हमें खुद उसे बनाना होगा। इसे कहते हैं एग्जिस्टेंशलिज्म।
जीन पॉल सरतरे ने कहा, हम पहले होते हैं, फिर खुद को गढ़ते हैं। कोई डेस्टिनी नहीं, सिर्फ चुनाव। सोफी समझ रही थी, ये कियरकेगार्ड की गूंज थी। दूसरी ओर कुछ दार्शनिकों ने विज्ञान को देखा। उन्होंने कहा, हम ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है, पर यह छोटापन हमें महत्वहीन नहीं बनाता, ये हमें जुड़ा हुआ बनाता है। आज दर्शन सिर्फ किताबों में नहीं, वो पर्यावरण में है, राजनीति में है और हमारे फैसलों में है। हम पूछते हैं, क्या हम प्रकृति का सम्मान कर रहे हैं? क्या हम दूसरों के साथ न्याय कर रहे हैं? सोफी को लगा, दर्शन खत्म नहीं हुआ, वो बस हमारे समय के सवाल पूछ रहा है। और शायद यही दर्शन का असली रूप है। हर पीढ़ी खुद से पूछती है, मैं कौन हूं? मैं यहां क्यों हूं? और मैं किस तरह जीना चाहता हूं? बहुत पहले कोई तारा नहीं था, कोई ग्रह नहीं, कोई समय नहीं, सिर्फ एक असीम बिंदु, फिर एक विस्फोट। इसे हम कहते हैं द बिग बैंग। यहीं से सब कुछ शुरू हुआ। स्थान, समय, ऊर्जा और पदार्थ, गैलेक्सियां बनी, सितारे जले और अरबों साल बाद एक छोटी सी दुनिया पर जीवन उभरा। सोफी सोच रही थी, अगर सब कुछ इतना संयोग से बना, तो हम कौन हैं? क्या हमारा कोई अर्थ है? विज्ञान कहता है, हम सितारों की धूल से बने हैं। हमारे शरीर का हर परमाणु किसी न किसी तारे के दिल में बना था। मतलब, हम ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं, हम ब्रह्मांड हैं। दर्शन यहां चुप नहीं रहता। वो पूछता है, अगर सब कुछ एक ही विस्फोट से आया, तो हम क्यों सोचते हैं, क्यों महसूस करते हैं? बिग बैंग हमें हमारी नन्ही जगह दिखाता है, लेकिन वही हमें अद्भुत भी बनाता है। इतनी बड़ी दुनिया में हम सोच सकते हैं, हम सवाल पूछ सकते हैं, और यही सबसे बड़ा चमत्कार है। सोफी ने महसूस किया, दर्शन और विज्ञान यहां मिलते हैं। एक बताता है हम कैसे आए, दूसरा पूछता है हम क्यों हैं। और ये सवाल हर इंसान के भीतर अब भी गूंज रहा है। अब सोफी ये नहीं पूछ रही थी, दुनिया कैसे बनी? अब वो पूछ रही थी, मैं कैसे जीऊं? यही है एथिक्स, सही और गलत की खोज। दार्शनिकों ने अलग अलग जवाब दिए। कुछ ने कहा, जो ज्यादा लोगों को खुशी दे वही सही है, इसे कहते हैं यूटिलिटेरियनिज्म। कुछ ने कहा, कुछ काम सही होते हैं, चाहे नतीजा कुछ भी हो, जैसे झूठ न बोलना, धोखा न देना। ये था कांत का विचार। कुछ ने कहा, सही काम वह है जो अच्छे इंसान से निकलता है। ये था एरिस्टोटल की नैतिकता। सोफी समझ रही थी, कोई आसान फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि हर हालात अलग होते हैं। लेकिन एथिक्स का उद्देश्य ये नहीं कि हम परफेक्ट बने, ये है जिम्मेदार बनना। ये सोचना, मेरे काम का दूसरों पर क्या असर होगा। आज के समय में एथिक्स और भी जरूरी हो गई है। हम तकनीक बनाते हैं, लेकिन क्या वह इंसानियत को बढ़ाती है? हम प्रकृति से लेते हैं, लेकिन क्या हम उसे लौटाते हैं? एथिक्स हमें धीमा होने को कहती है, सोचने को कहती है। सोफी को लगा, दर्शन अब उसके जीवन में उतर आया है। ये अब किताबों की बात नहीं, ये उसके हर निर्णय में है। और शायद यही सोफीज वर्ल्ड का असली अर्थ है। सोचना नहीं, जीना। इतनी सारी सोच, इतने सारे उत्तरों के बाद भी सोफी को लगता था कुछ बचा हुआ है, कुछ ऐसा जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। विज्ञान हमें बताता है कि हम किससे बने हैं, दर्शन बताता है कि हम क्या सोचते हैं, लेकिन एक सवाल अब भी रह जाता है, हम महसूस क्यों करते हैं? हम प्यार क्यों करते हैं? सुंदरता क्यों छूती है? संगीत क्यों रुला देता है? ये है समथिंग एक्स्ट्रा, वो चीज जो गणना में नहीं आती। कुछ दार्शनिक कहते हैं ये आत्मा है, कुछ कहते हैं ये चेतना है,
नाम कुछ भी हो, ये हमें सिर्फ मशीन नहीं बनने देता। सोफी को याद आया जब उसने पहली बार आकाश देखा था तो उसे कुछ अजीब सा लगा था। वो डर नहीं था, वो वंडर था। शायद वही समथिंग एक्स्ट्रा है, वो चुप सी आवाज जो कहती है ये दुनिया सिर्फ काम करने की जगह नहीं, महसूस करने की जगह भी है। ये अध्याय कोई उत्तर नहीं देता, ये बस एक खिड़की खोलता है ताकि हम खुद के भीतर थोड़ा झांक सकें। और शायद दर्शन का असली काम यही है, सब कुछ समझाना नहीं बल्कि हमें जगा देना। सोफी और एल्बर्टो अब सिर्फ दर्शन की बात नहीं कर रहे थे, अब उन्हें कुछ अजीब लगने लगा था। कहानियां, पोस्ट कार्ड और संकेत सब एक दूसरे से जुड़ते जा रहे थे। फिर वे पहुंचे द मेजर्स कैबिन, एक लकड़ी का घर, जंगल के बीच, शांत, बहुत ज्यादा शांत। वही सोफी को एक भयानक सच्चाई समझ में आने लगी। वे किसी और की कहानी है। मेजर एल्बर्ट नैग एक किताब लिख रहा था और उस किताब में सोफी और एल्बर्टो सिर्फ पात्र थे। उनकी हर सोच, हर सवाल किसी और की कल्पना से आया था। सोफी को अपने अस्तित्व पर संदेह हुआ। अगर कोई हमें लिख रहा है तो क्या हम सच में हैं? एल्बर्टो ने कहा, अगर हम सोच सकते हैं तो हम हैं। ये डेस्कार्ट्स की आवाज थी। लेकिन अब ये सवाल और भी गहरा हो गया था। अगर कोई लेखक हमारी दुनिया बना रहा है तो क्या हम आजाद हो सकते हैं? द मेजर्स कैबिन सिर्फ एक घर नहीं था, ये कहानी और सच्चाई के बीच एक दरवाजा था। सोफी को लगा शायद वो सिर्फ एक किताब नहीं पढ़ रही, शायद वह खुद किताब के अंदर है और यही एहसास उसकी दुनिया को हिला देता है। उस रात सोफी सोई, लेकिन उसे लगा कि वो जाग रही है। वो अपने कमरे में थी, फिर जंगल में, फिर कहीं और। सब कुछ बदल रहा था, लेकिन सब कुछ पहचान जैसा भी था। सोफी को अजीब एहसास हो रहा था, जैसे कोई उसकी जिंदगी देख रहा हो, जैसे कोई हर दृश्य को लिख रहा हो। उसने मेजर की आवाज सुनी, वो उसे एक कहानी की तरह बुला रहा था। अब सोफी को पूरा यकीन हो गया, वो किसी और की कल्पना है। लेकिन अगर मैं सपना हूं तो मैं सोच कैसे रही हूं? वो डेस्कार्ट्स को याद करती है, आई थिंक देयरफॉर आई एम। अगर मैं सोच सकती हूं तो मैं सिर्फ कल्पना नहीं हो सकती। सपने में एल्बर्टो उसे बताता है, अगर हम कहानी हैं तो हमें कहानी से बाहर निकलना होगा। सोफी डर रही थी, लेकिन वो अब कमजोर नहीं थी। वो समझ रही थी, आजादी कहानी के भीतर से शुरू होती है। द ड्रीम उसके लिए एक दर्पण बन गया, जिसमें उसने देखा कितनी भी परतें हों, चेतना खुद को पहचान सकती है। और यही सबसे बड़ी क्रांति थी। सोफी अब समझ चुकी थी, वो एक ही दुनिया में नहीं रह रही। एक दुनिया थी जहां वो रहती थी, सोचती थी और सवाल पूछती थी। और दूसरी दुनिया थी जहां मेजर बैठा था, कलम लेकर उन्हीं सवालों को लिखता हुआ। ये था द काउंटर पॉइंट। दो धुनें एक साथ बज रही थी, एक लेखक की और एक उसके पात्रों की। सोफी और एल्बर्टो अब चुप नहीं थे। वे अपनी कहानी खुद मोड़ना चाहते थे। वे छोटे छोटे संकेत छोड़ने लगे, ऐसे काम करने लगे जो मेजर ने नहीं लिखे। ये एक विद्रोह था, एक काल्पनिक दुनिया का, अपने लेखक के खिलाफ। सोफी को लगा, अगर हम तय हैं तो आजादी का अर्थ क्या है? एल्बर्टो ने कहा, आजादी ये नहीं कि कोई हमें न लिखे, आजादी ये है कि हम खुद को महसूस कर सकें। द काउंटर पॉइंट ये दिखाता है
भले ही कोई हमें बनाए। हम अपने अनुभवों में असली होते हैं। सोफी अब सिर्फ कहानी की लड़की नहीं थी, वो एक चेतना थी जो खुद को पहचान रही थी। और यही पहचान सबसे बड़ा खतरा होती है किसी भी लेखक के लिए, क्योंकि जब पात्र जाग जाता है तो कहानी बदल जाती है। बगीचे में लोग हंस रहे थे, गाने, रोशनी और खुशियों से भरा हुआ एक जश्न। लेकिन सोफी और एल्बर्टो इस जश्न का हिस्सा नहीं थे। वे वहां थे, लेकिन दिखाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि वे अब भी कहानी के भीतर थे, लेकिन कहानी से बाहर। मेजर की बेटी अपनी बर्थडे पार्टी मना रही थी, और उसी पल सोफी और एल्बर्टो अपनी आजादी का सपना देख रहे थे। वे जानते थे वे पूरी तरह उस दुनिया से बाहर नहीं जा सकते, लेकिन वे उसके नियम तोड़ सकते थे। वे मेजों के बीच से गुजरे, लोगों के बीच से निकले, बिना किसी के उन्हें देखे। ये उनकी जीत थी, क्योंकि उन्हें अब ये साबित करने की जरूरत नहीं थी कि वे असली है। वे खुद को महसूस कर रहे थे। सोफी समझ गई, आजादी का मतलब किसी दुनिया से भागना नहीं है। आजादी का मतलब है अपने होने को जानना। दी गार्डन पार्टी एक अंत नहीं था, ये एक खिड़की थी जहां सोफी और एल्बर्टो एक नई तरह की मौजूदगी में कदम रखते हैं। न पूरी तरह कल्पना, न पूरी तरह हकीकत, बस चेतना। और शायद यही सोफीज वर्ल्ड का असली संदेश है। हम सब किसी न किसी कहानी में हैं, लेकिन अपने सवालों से हम उसे बदल सकते हैं।